चलिए 38 हम देखते हैं। 38 में क्या कहा गया? पालन की प्रस्थापना प्रतिगृहित करने से इनकार का प्रभाव। क्या मतलब हुआ, समझ में आया? नहीं आया होगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अभी मैंने आपको 37 में बताया, या तो परफॉर्म करे या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस करे, यानी ऑफर टू परफॉर्म करे। ठीक, तो ऑफर टू परफॉर्म अगर किया, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच कोई चीज खरीदने बेचने की, यहां सेल की बात थी, यहां बाई की बात थी, 1 महीने बाद या 1 महीने के समय में वो बीच में इसकी डिलीवरी ए के द्वारा बी को दी जानी है। वो कहता है सर आई एम रेडी टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग आवर कॉन्ट्रैक्ट। बी कहता है नहीं, मैं नहीं लेने वाला, अभी बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं लूंगा। तो ये हुआ कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो था ए की तरफ से दिया गया और बी ने उसको मना कर दिया। इसका क्या प्रभाव होगा, ये 38 में कहा गया है। ठीक, तो 38 को जरा पढ़ते हैं। Where a promisor has made an offer of performance to the promisee, A promisor है, B promisee है, A ने परफॉर्म करने के लिए ऑफर किया कि हाँ ठीक है, हम संविदा के शर्तों के अनुसार मैं इसको परफॉर्म करना चाहता हूं। ऑफर टू परफॉर्म है, संविदा बन चुकी है, ध्यान रखिएगा, फिर से ऑफर एक्सेप्टेंस इसमें मत लगा दीजिएगा। संविदा बन चुकी है, संविदा के अनुपालन के लिए, पालन करने के लिए वो ऑफर करना चाह रहा है कि भैया मैं तैयार हूं, अपनी तरफ से परफॉर्म करूं, आप बताओ। और क्या कहता है, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। बी ने मना कर दिया कि नहीं लूंगा अभी। ठीक, अभी आपका ऑफर मैं नहीं मान रहा हूं। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ठीक, यहां पे क्या कहा गया? अब क्या होगा, क्या इसको बाद में बी कह सकता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने जो प्रॉमिस किया था परफॉर्म नहीं किया? नहीं, ए के ऊपर इस संदर्भ में कोई लायबिलिटी नहीं आने वाली। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिकॉज इट वॉज डिनाइड बाई बी। लेकिन एक बात और है, अब ये कहिए इसके राइट्स पे कोई प्रभाव आ जाए, बाद में मान लीजिए ब्रीच हो गया इसकी तरफ से, ये नहीं लेता है, बाद में क्या ये होगा क्या कि नहीं तुमने ब्रीच किया है, मैंने मना कर दिया था, इसलिए तुम्हारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो तुम्हें राइट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे, इसके राइट्स रिमेन्स रहेंगे। राइट्स जो भी होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर के सेफ रहेंगे, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी खत्म हो जाएगी, राइट्स इसके बने रहेंगे। ये कहता है 38 में, बोलिए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस समझ गए? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक ही चीज होती है, ध्यान में रखिएगा। अभी आप जब इंग्लिश वाले पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं हिंदी वाले में निविदा, अनुपालन की निविदा, परफॉर्मेंस की निविदा लिखा गया है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। उसका सिर्फ यही मतलब है ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, ऑफर टू परफॉर्म, अगर ए बी के बीच में कोई संविदा है, ए उसको परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर रहा है कि हाँ समय आ गया है, मैं इसको करना चाहता हूं। बी मना कर देता है।
भी मना कर दिया तो एक तरह से ये कहीं कहीं ब्रीच कर रहा है ना थोड़ा सा, बाद में भले ही तैयार हो जाए। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि आगे जब इसको चाहिए उसी टाइम पीरियड में बताए। ये अब जरूरी नहीं है कि इसके पास दोबारा जाए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुई इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच की कोई ऐसी इसके ऊपर नहीं आने वाली। लाइन में क्या लिखा है? प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस के लिए इसको दायी नहीं ठहराया जाएगा जिसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया है, जिसकी तरफ से अनुपालन की प्रस्तावना की गई है, उसको नॉन परफॉर्मेंस के लिए, अनुपालन न करने के लिए नहीं दायी ठहराया जाएगा। और क्या लिखा है? नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई लेकिन राइट्स इसके बने रहेंगे। अगर इसकी तरफ से ब्रीच हो गया बाद में तो ये कोर्ट जा सकते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे सिविल राइट्स बनेंगे वो इनको मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। क्लियर? यस सर। ओके। अब इसमें 3 शर्तें दी गई हैं, 38, 38(1), 38(2), 38(3). इन तीनों में कहा गया है किस चीज के बारे में? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस जो है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है, इसके बारे में कहा गया है। एक एक लाइन में आपको देखिए क्या लिखा है? इवन सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो ऑफर है, ये ऑफर नीचे जो 38(1) में बात कही गई है उसको 38(2), 38(3) की बातों को ये पूरा करेंगे। ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसमें ये बातें निहित होंगी। पहला क्या है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक है, यानी ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होगा शर्त रहित होगा। देखिए आप लोगों ने जब हम लोग प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पढ़ रहे थे तो एक्सेप्टेंस क्या होता है? शर्त रहित होना चाहिए, दैट मस्ट बी अनकंडीशनल। अगर उसमें कोई कंडीशन लग गई तो वो क्रॉस ऑफर हो जाएगा, क्रॉस ऑफर नहीं काउंटर ऑफर हो जाएगा और वो फिर मान्य नहीं होगा। इसी तरह से जब वो संविदा पहले हो चुकी है, उसके टर्म्स कंडीशंस निर्धारित हैं, तो जब ऑफर परफॉर्मेंस करेंगे तो वो वैसे ही सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अ टेंडर बिकम्स कंडीशनल व्हेन इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा पुराना, उसके जो टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, तभी ये शर्त रहित होगा। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ये शर्त रहित नहीं रह जाएगा, लगेगा कि इसमें कोई शर्त जोड़ दी गई है, न रेट से संबंधित, न क्वालिटी से संबंधित, न टाइम ऑफ डिलीवरी से संबंधित, कोई भी बात उसमें नहीं जोड़ेंगे। बस आप इतना कहेंगे कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट था जिसके टर्म्स कंडीशंस ये थे उसको मैं इस समय पूरा करना चाहता हूं, बस। इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। प्रस्थापना का जो ऑफर का डेफिनेशन है वहां चले जाइएगा, उसकी अनुमति चाहिए होती है करने या न करने के लिए। ठीक है, तो मस्ट बी अनकंडीशनल। मान लीजिए इसमें एक केस भी आप लिख लीजिए, बैंक ऑफ मैसूर वर्सेस बी नायडू। बैंक ऑफ मैसूर वर्सेस बी कोई था, कुछ पैसे का लेन देन था। मान लीजिए 1000 रुपए देने थे इनके द्वारा, बीडी के द्वारा 1000 रुपए देने थे बैंक को। बाद में कहते हैं बीडी नहीं, 1000 नहीं, मैं 700 ही देना चाह रहा हूं। मैं 700 देके अपनी ये प्रस्थापना ऑफर की कर रहा हूं, आपको ऑफर टू परफॉर्म कर रहा हूं, ऑफर टू परफॉर्मेंस कर रहा हूं, आप इसको अनुमति दो। तो क्या अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ये नहीं है, क्योंकि वहां 1000 की बात थी। तो ये चीज इस तरह की है कि अगर कोई जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित है उससे कम में करने की कोशिश करते हैं तो ये शर्त रहित नहीं होगा, ये कंडीशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये पहला वाला पॉइंट हमको लगता है क्लियर होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा समझने की बात जहां दिमाग लगेगा।
इट मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम। क्या कहा गया? प्रॉपर टाइम की बात हो रही है। सेकेंड, प्रॉपर टाइम, लिखते जाइए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इट शुड बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। सही समय पे, सही जगह पे इसको आप ऑफर करेंगे। एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity. Reasonable opportunity of what? कहने का मतलब ये है, सही समय पे, उचित समय पे, उचित जगह पे आप परफॉर्म करने के लिए उस व्यक्ति से कहिए जिसको ये मतलब कहा जा रहा है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट? आगे लिखा है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ ascertaining, फॉर ascertaining। अब ascertaining क्या ascertain करना है भाई? क्या निश्चित करना है? That the person by whom it is made, यानी ये ऑफर जो आदमी कर रहा है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो एबल है, योग्य है एंड विलिंग है। आगे देखते हैं, पता लगेगा। पर्सन बाय whom it is made is able and willing। अभी इसको और फिर से समझाते हैं, अभी आप नोट डाउन करते जाइए। They are and then to do the whole of what? Willing for what? To do whole of what he has promised to do. He is bound by his promise to do. He is bound by promise। मतलब समझ में किसी के आया हो तो बताओ, किसी के समझ में आया हो, नहीं तो मैं तो हूं ही। आया है किसी के समझ में? थोड़ा कम आया है, ठीक है। अब समझिए, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस सेकंड वाला ये कह रहा है उस उचित समय पे, उचित जगह पे करना चाहिए। ठीक, ये अप्रोप्रिएटनेस केस टू केस देखा जाएगा कि क्या होगा। उचित समय पे, उचित जगह पे करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए कि जिसको ये किया जा रहा है, दूसरी पार्टी को किया जा रहा होगा। मान लीजिए ए कर रहा है बी को ऑफर टू परफॉर्म, तो ए एक सही से उचित समय, उचित जगह पे बी को ये ऑफर करेगा, और बी के पास वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। रीजनेबल, युक्ति युक्त, उचित क्या लिखा है? युक्ति युक्त अवसर। बी के पास युक्ति युक्त रीजनेबल अवसर होना चाहिए। जब ये परफॉर्म करे तो बी के पास, सेकंड पार्टी के पास ये युक्ति युक्त अवसर होना चाहिए। क्या अवसर होना चाहिए? कि वो ये देख सके, ये चेक कर सके कि जो व्यक्ति ए ये ऑफर टू प्रॉमिस कर रहा है, मेकिंग ऑफर टू प्रॉमिस, ए है ना बाई में ए, तो उसके वो एबल है, योग्य है, विलिंग है, इच्छा रखता है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, और एज होल, पार्ट में नहीं, एज होल व्हाट ही इज बाउंड बाय प्रॉमिस टू डू। प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस एग्रीमेंट में चेंज होगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, तो जो उसने प्रॉमिस किया था वो उसको पूर्ण रूप से, ध्यान रखिएगा, आंशिक नहीं बात हुई है, पूर्ण रूपेण परफॉर्म करने की योग्य है और विलिंगनेस रखता है, इच्छा रखता है। योग्यता का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 10 लाख रुपए देने थे और ये बैंकरप्ट है, तो एबिलिटी कहां है ही नहीं है, तो ये वो चेक कर सके, इतना उसके पास समय हो। एक का ये कर्तव्य होगा कि वो सही समय, उचित समय और उचित जगह पे ऑफर टू परफॉर्म करे, और ऐसा रहे कि बी के पास ये असरटेन करने का पूरा युक्ति युक्त अवसर रहे कि वो बंदा जो ए
जिसको परफॉर्म करना है वो एबल है, विलिंग है उस चीज को पूर्ण रूप से करने के लिए जो कि प्रॉमिस के माध्यम से बाउंड है करने के लिए। प्रॉमिस था ना, प्रॉमिस में बाउंड हुआ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसमें एक आप लिख लीजिएगा, स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड। द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम एंड एट द प्लेस सो फिक्स्ड। इफ इट इज नॉट सो मेड द प्रोमिसर इज अंडर नो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द टेंडर इज नॉट एक्सेप्टेड। बात वही है कि एक जो भी आपके संविदा में चीजों को फिक्स किया गया है उसके समय उसके अनुसार फिक्स टाइम पे फिक्स समय पे आप ऑफर करें, और अगर उस समय आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा भाई? वो मना कर सकता है, और अगर आप फिक्स टाइम और फिक्स समय पे कर रहे हैं फिर वो मना कर दे रहा है तो 37 वाला लागू हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं आएगी और इसके राइट्स विल रिमेन सेम। इसका जो मैंने अभी बताया स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड, इसका मैं अभी आपको सही समय और सही बातों को इसमें सही समय और क्या है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, इसका ये आप स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड। इसमें केस का क्या क्या था कि मार्च महीने के अंतिम 14 दिनों में, लास्ट 14 डेज में लिंसी ऑयल, अलसी का तेल, अलसी के तेल की सप्लाई की बात थी ए के द्वारा बी को। ठीक है, लास्ट के 14 दिन में यानी 15 के बाद 31 तक कुछ ऐसा रहा होगा। 14वें दिन इसके द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है। ऑन लास्ट डे सप्लाई वॉज मेड बाय द सप्लायर, जो कि उसका प्रोमिसर था। कब की गई? रात में 9 बजे। ये कहता है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, मैं नहीं लूंगा। देखिए दोनों बातें इसमें कवर होंगी, 37 की भी 38 के भी। अगर ये मना कर देगा तो इसके राइट्स नहीं खत्म होंगे। और प्रॉपर टाइम और प्लेस, अब टाइम का तो कुछ एक ड्यूरेशन था कि 14 डेज, बट डेज में इन विच टाइम यू विल कम टू माई डोर ये कुछ नहीं फिक्स था। तो 14वां दिन कब बीत जाता? 14वां दिन जैसे ही रात 12 बज जाते 14वां दिन खत्म हो जाता। उसके पहले 9 बजे ये सप्लाई दे दिया है, ध्यान रखिएगा। और ये मना कर देते हैं तो ठीक है मत लो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी सप्लाई करने की। कोर्ट केस हुआ, इसमें काम नहीं लेंगे, आपने सही टाइम पे नहीं दिया। कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट ने कहा इसने 14 दिन के भीतर आपको सप्लाई दी है, 12 बजे के पहले तक। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ऑफर स्वीकार करें। अगर आपने उसको डिनाई किया तो इनके राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस पार्टी हु हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट दैट डिलीवरी, ए के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कोई नहीं आने वाली। ए के राइट्स पे नहीं फर्क पड़ेगा। इनको इसके ब्रीच के लिए जो भी डैमेजेस मिलने हैं वो कोर्ट अलाउ करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर टाइम, प्लेस और इन केस ऑफ ब्रीच नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पार्टी, बट राइट्स विल रिमेन सेम। तो ये है आपका 38(2). क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा, हो गया होगा, कुछ ऐसा नहीं था। ओके, थैंक यू। 38(3) में देखते हैं क्या है। अच्छा, इसको एक चीज और जान लीजिए, एक केस और लिख लीजिए, नहीं तो बाद में एफओबोस शिपिंग कंपनी, AFOBOS
shipping company versus VR Pugman जो भी होगा, VR Pugman। भाई वहां तो किसी चीज की सप्लाई देनी थी, यहां पे क्या है, ए ने बी से 1,000 रुपए उधार लिए हैं, 6 महीने में वापस करना है। 5वें महीने में ये कहते हैं कि ठीक है भाई मैं वापस करना चाहता हूं, बताओ कब दे दूं। ये बोलता है अभी नहीं देंगे। ठीक है, अब यहां पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं किया जाएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पैसा दें, वापस करें उस टाइम में। वहां पे तो फ्री हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसकी जिम्मेदारी जब मांगना हो मांगे। लेकिन यहां अगर पैसों का लेन देन है, इन केस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन टू पे अ डेट, अगर कोई बाध्यता या दायित्व है ऋण को भुगतान करने का, द मेयर फैक्ट दैट द पेमेंट वॉज टेंडर्ड एंड रिफ्यूज्ड। टेंडर्ड माने केवल ये इस चीज को नहीं खत्म करेगा कि टेंडर वॉज मेड, यानी ऑफर टू परफॉर्मेंस वॉज मेड एंड रिफ्यूज्ड। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए। डज नॉट डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द डेट, दिस पार्टी विल नॉट बी डिस्चार्ज। ठीक है, नॉट बी डिस्चार्ज। अगर ऋण के भुगतान की बाध्यता है तो, डिलीवरी की बात है तो उसको अलग रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। 38(3) को देखते हैं क्या कहता है। If the offer is an offer to deliver anything to the promise, अगर कोई चीज की डिलीवरी का प्रॉमिस है, थिंग टू बी डिलीवर्ड, तो क्या होना चाहिए? द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ये जो प्रोमिसी है ना, इसको थोड़ा सा अधिकार मिल जाएंगे। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, युक्त अवसर हो, किस चीज का? माल ये जो दिया जाना है इसकी गुणवत्ता परखने का। देखते हैं, ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच इज प्रोमिसर टू बाउंड बाय हिज प्रोमिसर टू डिलीवर। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ये चीज जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सी, एक्सक्यूज मी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो। ए ने भेज दिया माल बी के पास, ये डिलीवर करना था, प्रोमिसी है बी, तो बी को ऐसा नहीं कि 11th आवर पे भेज दो, 11:55 हुए तुम्हारे दरवाजे पहुंच गया, ले लो, नहीं तो अभी हम इससे नहीं, ऐसा नहीं। उसको आप एक रीजनेबल मौका दीजिए, युक्त अवसर दीजिए कि वो उन चीजों को देख सके कि आपने वही चीज सप्लाई की है जो आप कॉन्ट्रैक्ट में देते, विच यू आर बाउंड टू डिलीवर इन कॉन्ट्रैक्ट। चीज वही है कि नहीं है, इसका मौका चेक करने का प्रोमिसी को मिलना चाहिए। ये कहता है 3। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस हैज सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। मान लीजिए कि प्रोमिसर तो एक है, प्रोमिसी 1, 2, 3 लोग इधर थे, इधर बंदा एक था, तो सबको जरूरी नहीं है कि ये जाके बोले कि नहीं मैं ऑफर कर रहा हूं चीजों को डिलीवर करने का। नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ इट इज मेकिंग दिस ऑफर टू वन, इट विल बी डीम्ड दैट इट इज मेड टू ऑल। सभी से किया गया है ऐसा मान लिया जाएगा, बिकॉज दे आर ज्वाइंट प्रोमिसी। ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन देखिए,
A contracts to deliver to B at his warehouse on 1st March 1873 100 bales of cotton of a particular quality. इसको मिटा दो भाई। देखिए, आप उदाहरण से बात को, कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो उसको मूर्त रूप अपने शब्दों में दे लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे तो याद कितना करेंगे? ठीक है। 1 मार्च 1873 को ए कहता है कि बी को अपने वेयर हाउस से कुछ रुई की गांठें देगा। क्या करेगा? रुई की गांठें, बेल्स ऑफ कॉटन, एक निश्चित क्वालिटी की। अब क्या होगा? इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस विद द इफेक्ट स्टेटेड इन दिस सेक्शन, ए मस्ट ब्रिंग द कॉटन टू बी's warehouse on the appointed day under such circumstances that B may have a reasonable opportunity of satisfying him that the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are 100 bales. ठीक है। ए जो है बी से कहता है कि 1 मार्च 1873 को मैं आपको 100 रुई की गांठें दूंगा। ए प्रोमिसेस। तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? 38.3 कहता है ऐसे समय पे किया जाए। मैंने कहा 1 मार्च रात को 12 बजे बीत जाएगा तो 11 बजे लेके ना जाए। हो सकता है लाइट हो ना हो, कैसे चेक करेगा? वहां आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? इनको चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में जाए, प्रॉपर टाइम में जाए इनके वेयर हाउस पे। ठीक है। इनके वेयर हाउस पे 100 बेल्स लेके एक प्रॉपर टाइम पे जाए, दिन के समय जाए और एक समय रहे उसके पास कि बी चेक कर सके कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो हैं वही हैं जो प्रॉमिस किया था इन्होंने। क्वालिटी चेक कर ले। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस हो जाए और क्वांटिटी हो जाए। तो ये इनके पास टू चेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी एक रीजनेबल टाइम हो। 38 खत्म।